हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 17th ऑफ दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो अगर हम कल की बात करें, 16th ऑफ दिसंबर की हम बात करें, तो 16 दिसंबर को भी सेलिब्रेट एज अ विजय विजय दिवस। रीजन भी क्योंकि आज के ही दिन ऑन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था बिफोर द इंडियन आर्मी, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था एंड ऑल्सो नोन एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो देखा जाए तो 50 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इस बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर को हुए हुए, जिसमें इंडियन आर्मी भी थी। इंडियन आर्मी ने बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को रोका था, और इंडियन आर्मी ने एक गोरिल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, मुक्ति वाहिनी। एंड मुक्ति वाहिनी को लीड करने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपने बांग्लादेश के, न्यूली स्टैब्लिश्ड या न्यूली बिकम कंट्री बांग्लादेश। एंड अभी जो करंट में प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उनके फादर हैं ये, है ना, शेख हसीना के फादर ही हैं। तो वही चीज बताई गई और बताया गया कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो गए हैं, है ना। खुद मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि इंडिया और बांग्लादेश के जो ट्रेड है वो $100 बिलियन टच कर चुका है। और वहीं हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी ऑलरेडी वो बांग्लादेश में है, और कल उन्होंने बांग्लादेश मेमोरियल म्यूजियम में जो फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको ट्रिब्यूट पे किया, क्योंकि मुक्ति वाहिनी को लीड उन्होंने किया था। एंड ही वाज वन ऑफ द पर्सन जिनकी वजह से बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना। क्योंकि जब 1947 में जब इंडिया का डिवीजन हुआ था, इंडिया का बाइफर्केशन हुआ था, तब दो कंट्री में डिवाइड हुआ था। एक था इंडिया, जो कि अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, एंड द सेकंड बना था, सेकंड कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो दो अलग अलग टेरिटरीज में था। मतलब जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान देखते हैं वो पाकिस्तान था, और जो प्रेजेंट में लोग बांग्लादेश देखते हैं वो 1947 में पाकिस्तान हुआ करता था। क्योंकि दीज टू रीजंस, इंडिया का ईस्टर्न साइड और इंडिया का वेस्टर्न साइड, दीज टू रीजंस आर दी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे बना था, ठीक है। एंड फिर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी ईस्ट पाकिस्तान एंड दी वेस्ट पाकिस्तान, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में रिवॉल्ट हुआ, सिविल वॉर टाइप बोल सकते हो। वहां पर एक गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन बनी। और गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो वायलेंट अटैक करती है और अपने राइट्स के लिए, और अपने अपने राइट्स के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए, अपने लोगों की लिबर्टी के लिए, अपने लोगों के राइट्स के लिए लड़ती है। उसको गोरिल्ला बोलते हैं, गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मुक्ति वाहिनी, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मुजीबुर रहमान ने किया था। इंडियन आर्मी ने उनको ट्रेन किया। फिर इंडियन आर्मी 1971 में वॉर लड़ी, क्योंकि दिसंबर की बात है, दिसंबर में ही वॉर लड़ी थी। एंड फाइनली पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था, और बांग्लादेश एक अलग नई कंट्री बना। लेकिन देखा जाए तो बांग्लादेश अलग कंट्री बनने से इंडिया को क्या फायदा हुआ, वो चीज अपन समझते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई बैकग्राउंड क्या था, क्यों हुआ ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्यों हुआ इंडिया पाकिस्तान का वॉर। तो पहला था क्या, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इम्बेलेंस, है ना। क्योंकि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गए तो 1950 में जो सेंट्रलाइज्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, जो उस गवर्नमेंट में जो मेजर डोमिनेंस था वो वेस्ट पाकिस्तान का था। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स वेस्ट पाकिस्तान के थे, और जो बंगालीज थे, बंगालीज का जो ईस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्ट हुआ, ईस्ट पाकिस्तान की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बंगालीज ही थी, तो उनका कोई से नहीं था पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, ठीक है। और उसी चीज को लेकर 1970 की जनरल इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस को चैलेंज किया था ईस्ट पाकिस्तान ने। तो पहला जो पॉइंट था जिसकी वजह से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, वो था पॉलिटिकल इम्बेलेंस। दूसरा था अवामी लीग की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक पार्टी हुआ करती थी अवामी लीग। वो बेसिकली उनकी फुल मेजोरिटी आ गई थी, एंड ये क्लियर हो चुका था, उनकी इतनी मेजोरिटी थी कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। बट वेस्ट पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, और उन्होंने मना कर दिया कि वी आर नॉट विलिंग टू लेट शेख मुजीबुर रहमान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज हुई, अवामी लीग की जीत होने के बाद भी उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया।
क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। थर्ड था कल्चरल डिफरेंस, तो बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस था। अभी हम जो वेस्ट पाकिस्तान मतलब प्रेजेंट का पाकिस्तान अभी हम देखते हैं, तो उनकी लीडरशिप याया खान के कंट्रोल में थी, तो उनने बहुत ब्रूटल असॉल्ट किए थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, है ना, बिकॉज देर वॉज अ लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स। बहुत डिफरेंस था। एक समय एक जगह पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, एक जगह बंगाली बोली जाती है, तो बहुत डिफरेंस था। फिर थर्ड, जो फोर्थ एंड मेजर, जो मेन रीजन था इस वॉर का, वो था ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट वेस्ट पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था इन द होल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, जिसके चलते मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज क्या हुए थे, या तो उनकी डेथ हो गई थी, या तो वो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी धूड़ धूड़ कर बंगाली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मार रही थी, अवामी लीग के लोगों को मार रही थी, जो फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो जिससे इंडिया के ऊपर बर्डन आ गया फूड और शेल्टर देने का, क्योंकि इंडिया ने असिस्टेंट प्रोवाइड करी थी, लेकिन इंडिया के ऊपर ही बर्डन आ गया, भाई इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए, अब क्या करें इनका। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था इंडिया के ऊपर। फिर देखा जाए तो फिर इंडिया और एक और जो मेजर रीजन था वॉर का, वो था इंडिया और बांग्ला का कोऑपरेशन, है ना। इंडिया और प्रेजेंट में बांग्लादेश देखते हैं, मतलब मुक्ति वाहिनी, अवामी लीग, उसका अच्छा कोऑपरेशन हो गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेन किया था बांग्लादेशी गोलरा रेजिस्टेंट मूवमेंट को, बहुत ट्रेन किया था। ओके, अब देखा जाए तो इंडिया के लिए क्या ये अच्छा रहा या बुरा रहा, वो पता लगेगा, वो हमें पता करना है। तो इन माय पर्सपेक्टिव एंड इन माय पर्सपेक्टिव आल्सो एंड हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो ये जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुई थी, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि एक तो टू फ्रंट वॉर थ्रेट इंडिया के लिए डिमिनिश हो गई, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ से था, ईस्ट तरफ से भी था, वेस्ट तरफ से भी था। तो देखा जाए तो इंडिया के लिए वॉर थ्रेट दोनों साइड से थी। लेकिन अब बांग्लादेश के बनने से और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस होने से हमारे, देखा जाए तो दो फ्रंट से जो वॉर थ्रेट थी वो अब नहीं रही, वो एक ही फ्रंट से रह गई, वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा, जो अवामी लीग थी वो प्रो इंडिया थी, है ना, वो इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, इंडिया को रिकॉग्नाइज करती थी। इंडिया के साथ कभी भी वो वॉयलेंट नहीं हुई, इंडिया के साथ हमेशा उसने अच्छा बिहेव किया, पीसफुल रही। इंदिरा गांधी ने बहुत सपोर्ट किया। अब उसका रीजन ये था क्योंकि इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई थी, असिस्टेंट प्रोवाइड किया था उसको। थर्ड, देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट को भी नेगेटिव कर दिया, है ना, क्योंकि हो सकता है भाई बांग्ला जो अभी प्रेसिडेंट बांग्लादेश है, अगर वो पाकिस्तान होता तो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत बहुत दिक्कत आती, और स्पेशली इन दी ईस्टर्न रीजन, क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत वर्नेबल रीजन है इंडिया के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो। दूसरा, कम्युनल थ्रेट नेगेटिव हो गया। एंड एक और अच्छी चीज हुई थी, वो था नॉन अलाइनमेंट से डिपार्चर। तो इसको आप अच्छा भी मान सकते हो, बुरा भी मान सकते हो। अच्छा इसलिए मान सकते हो क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट में जो लोग, नाम में जो कंट्रीज थी, उन लोगों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर करी थी। और मेन रीजन यही था, जैसे कि इजिप्ट हो गए, क्योंकि इजिप्ट कंट्री इसी वजह से इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम मेजोरिटी नेशन एंड इजिप्ट ऑल्सो मुस्लिम मेजोरिटी नेशन। इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम मेजोरिटी एंड इंडिया इज बेसिकली सेकुलर नेशन। देखा जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, बट इवन दो इजिप्ट ने इसका बहुत क्रिटिज्म किया था, इंडिया को टारगेट किया था, जिसके बाद फिर इंडिया को डिपार्चर करना पड़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। तो इंडिया के लिए अच्छा भी था और बुरा भी था ये। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो वाराणसी से निकल चुके थे और डायरेक्टली पहुंचे अपने स्टेट में, गुजरात में, और उन्होंने गुजरात में एक बहुत अच्छी स्पीच बोली टू दी फार्मर्स। उन्होंने बोला कि हमें जो ऑलरेडी रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको हमें करेक्ट करना है, और वो समय आ चुका है। हमें अब केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना है, हमें इंडिजीनियस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, इंडिजीनियसली मेकिंग। हमें केमिस्ट्री लैब के अंदर जो जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ये बनते हैं उससे हमें दूर रहना है, और हमें काउ डंग्स और यूरिन पर, जो काउस की इंडिजिनस यूरिन होती है, डंक होता है, हमें उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। तो हमें केमिस्ट्री लैब से हटके इंडिजिनियस काउ डंग्स एंड तुम्हारा पेस्टिसाइड्स पे हमें बेसिकली शिफ्ट होना चाहिए। और अभी जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स, या हम टोटली बोले तो केमिकल लैब्स पे जो हम डिपेंडेंट है, वो हमें नहीं रहना है। मूविंग फर्दर, सो हांगकांग की एक स्टडी में
पता लगा, हांगकांग की स्टडी हुई अबाउट दी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, एंड हांगकांग की उस स्टडी ने बताया कि देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा फास्ट फैलता है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जल्दी स्प्रेड होता है डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई डेल्टा वेरिएंट जो है बहुत रैपिडली तरीके से फैल रहा था। जो नॉर्मल कोविड 19 पहले आया था, अल्फा वेरिएंट आया था, सबसे पहला जो वेरिएंट था कोविड 19 का, कोविड 19 वायरस का, वो अल्फा वेरिएंट था। वो इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं करता था। उसके बाद फिर डेल्टा आया, तो वो बहुत रैपिड तरीके से स्प्रेड करने लगा, बहुत फास्ट तरीके से। उसके बाद अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जो कि बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड होता है। लेकिन उस स्टडी में ये बताया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो लंग्स को बहुत स्लो इन्फेक्शन फैलाता है, बहुत स्लो इन्फेक्शन। ये चीज बताई गई, मतलब लंग्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता ओमिक्रॉन वेरिएंट का, बहुत 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 कम बेसिकली इंपैक्ट दिखता है लंग्स पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का। ये चीज बताया गया। तो ये देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि चलो ज्यादा डेडली नहीं है ये, इस स्टडी से ये पता लग रहा है। मूविंग फर्दर, लेकिन अभी भी मास्क पहनना है ना। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो व्हाट हैपेंड, तो कल सुप्रीम कोर्ट में एक इशू रेज हुआ, एंड इशू इज अबाउट दी कि सिटीज में, स्पेशली इन दी मेट्रो सिटीज, ये स्लम्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं। और उन्होंने इस चीज को, इन्होंने उस चीज के लिए दोषी ठहराया गवर्नमेंट एंटिटीज को, या हम बोल सकते हैं पब्लिक एंटिटीज को। उन्होंने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने रेलवेज को टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई रेलवेज आपकी जमीन पर, जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो कि पब्लिक प्लेसेस है, उस पर सबसे ज्यादा स्लम्स आ रहे हैं। आप उनको निकालते क्यों नहीं, आप उनको रहने क्यों देते हो। गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती इनिशियली, फिर वो रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर तो उनका राइट हो जाता है उस जमीन पर रहना, उनको फिर हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट हो जाता है उस चीज पे। तो आप पहले ही उनको वैक्यूट क्यों नहीं करते जब वो रहने आते हैं। तो स्लम्स को स्प्रेड मत करिए। मशरूम का मतलब, मशरूम जो होता है ना, मशरूम इज अ बेसिकली फॉरेस्ट प्लांट जो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो इसी को उन्होंने टर्म दिया मशरूम के, स्लम्स मशरूम की तरह स्प्रेड हो रहे हैं। यहां बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट जो होता है ना, अनवांटेड प्लांट बहुत जल्दी उग जाते हैं। कभी भी अगर आपने ट्री कभी लगाया हो या पेड़ कभी लगाया हो, तो उसके आसपास बहुत घास उग जाती है या जंगली पेड़ उग जाते हैं। तो उसी उसी चीज को उन्होंने बोला कि देखो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नेगेटिव टर्म में नहीं लिया, ना कि हम स्लम्स को टारगेट कर रहे हैं। सो उनका सिंपल सा कहना है कि आप अलाउ क्यों करते हो, है ना। आप लोकल बॉडीज जो होती हैं सिटीज की, आप अलाउ क्यों कर देते हो रहने के लिए। फिर आगे चल के आपको भी प्रॉब्लम होती है, फिर आगे प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्योंकि आप इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे, और उनको भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनको इवैक्यूएट करने में फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि उनका आप लाइवलीहुड डिपेंडेंट हो गया। तो पहले ही उनको अगर आप भगा दो वहां से, या पहले ही उनको आप मना कर दो कि आप यहां नहीं रह सकते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो फिर अपना खुद देखेंगे। मूविंग फर्दर, सो हमने पढ़ा था एक न्यूज कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था और बोला था कि अगर कोई कर्नाटका में ग्रेजुएशन कर रहा है, कर्नाटका कॉलेज का, कर्नाटका स्टेट के यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको फर्स्ट ईयर में कन्नड़ा लैंग्वेज कंपलसरी है। उस चीज, इस ऑर्डर को लेकर बहुत सारे लोग कर्नाटका हाईकोर्ट चले गए, एंड कर्नाटका हाईकोर्ट ने फाइनली बोल दिया है कि भैया इट्स नॉट नेसेसरी कि कन्नड़ा लैंग्वेज हर पर्सन कंपलसरी हो, हर बच्चे के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ना इन दी यूजी कोर्सेज। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी चॉइस की लैंग्वेज ले सकता है। हाँ, जिसने अगर कन्नड़ा ली है अपने चॉइस से, वो पढ़े कन्नड़ा, लेकिन जिसने अपने चॉइस से नहीं ली, जिसको दी गई, वो अपनी लैंग्वेज खुद चूज कर सकता है। मूविंग फर्दर, सो हम लोग अब सीधा डायरेक्टली एडिटोरियल की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आज स्टेट में एक ही पेज था, है ना, और आज मेजोरिटी ऑफ दी जो पेजेस हैं हिंदू में, वो आज एडवर्टीजमेंट से भरे हुए हैं। तो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे पास 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल दैट इज अबाउट द WTO's चैलेंज टू MSP इज अनदर फ्रंटियर टू क्रॉस। इसको अपन पढ़ेंगे, तो ये फार्मर्स और MSP से रिलेटेड है। सेकेंड वन, इट्स अबाउट द रॉन्ग फोरम, एंड दिस एडिटोरियल इज बेसिकली टॉक्स अबाउट कि इंडिया ने अभी जो नेगेटिव में वोट दिया कि क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला जाना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो इस एडिटोरियल ने बेसिकली इंडिया के स्टेप को सपोर्ट किया है, बोला है सही किया, अच्छा किया, गलत नहीं किया इंडिया ने, ये सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाना भी नहीं चाहिए था, अच्छा है। एंड द थर्ड वन, जो कि आपको खुद पढ़ना है, आपने बहुत बार इसको डिस्कस किया, आपने इसकी हिस्ट्री डिस्कस करी, एवरीथिंग, एंड दैट इज अबाउट दी कि इज आसफा एक्ट पास्ड
इट्स एक्सपायरी डेट और नॉट, है ना? ये बताए, मतलब बेसिकली उनका जिस पे जो डिस्कशन है वो डिस्कशन यही है कि आसफा को रिपील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या अभी भी उसकी जरूरत है या नहीं है, उसको लेकर है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी अपना मेन वाला एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द WTO चैलेंज टू MSP इज अनदर फ्रंटियर टू क्रॉस। अभी एक, अगर जब भी हम बात करते हैं तो अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, एक बोन ऑफ कंटेंशन है, एक 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 पॉइंट पे बहुत बहुत डिस्कशन चल रहा है, और एक पॉइंट पे बेसिकली बहुत बड़ा इशू है, एंड दैट इज अबाउट के MSP को लेकर क्या स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी इंडिया में 23 क्रॉप्स पर गवर्नमेंट MSP देती है। पहले तो हम MSP समझ लेते हैं, व्हाट MSP इज। MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब अगर आप ये फूड ग्रेन या आप ये प्रोडक्ट उगाते हो तो गवर्नमेंट इतना मिनिमम प्राइस तो आपको देगी देगी, ये फिक्स्ड है। लेकिन फार्मर्स यूनियंस और फार्मर्स का कहना है कि देखो MSP तो कोई लॉ नहीं है कि कंपलसरी है देना, लेकिन आप इस पे लॉ बना दीजिए जिससे हमारे दिमाग में जो डिलेमा है और जो कंफ्यूजन है कि MSP कभी भी खत्म हो जाएगा, और हमें जो डर है वो चीजें दूर हो जाएंगी। अब इस चीज को लेकर बहुत डिबेट चल रही है। बहुत लोगों का कहना यह है कि अभी देखो 23 क्रॉप्स पर लेजिस्लेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 23 क्रॉप्स पर अगर हमने MSP पर लॉ बना दिया, फिर हो सकता है कि भाई लोग 23 क्रॉप्स को ही उगाना स्टार्ट करें, बाकी क्रॉप्स हो गए ना। तो उस पर फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि आप ऐसा करिए कि आप ऐसा करिए कि सबसे बढ़िया बात यही है कि आप सारे क्रॉप्स में MSP देना स्टार्ट कर दो। लेकिन ऑथर ने सिंपल सी बात बोली। ऑथर का कहना है चलो ठीक है, आप MSP की डिमांड कर रहे हो, लेकिन अगर हमने MSP दे दिया तो क्या इंडिया इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रहा है MSP देने से? ये ऑथर ने यहां पर बताया। ऑथर ने बोला कि अगर गवर्नमेंट MSP देती है फार्म प्रोडक्ट्स पर तो ये WTO के एग्रीमेंट का वायलेशन करेगी। अब कैसे, समझना पड़ेगा। चलो चलो समझते हैं, देखते हैं कि व्हाट WTO इसमें कहां टांग अड़ा रहा है। लेट्स सी। चलो, तो देखा जाए तो जब भी आप सब्सिडीज देने की बात करते हो तो इंडिया ने WTO के अंडर तो आता है भाई इंडिया, है ना? और उसके साथ साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कि WTO का ही है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द नेशन ने साइन किया है, जो WTO के पार्ट है। और उस एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आप ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते। मतलब आप एग्रीकल्चर जो है, आप ऐसा नहीं कि आप अपने अपने कंट्री के फार्मर्स को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो और बाहर के फार्मर्स को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना? आप अपनी कंट्री के फार्मर्स को सब्सिडीज दे रहे हो और बाहर से फिर कोई खरीदेगा नहीं उनसे चीजें। तो देखा जाए तो ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग चीजें होती हैं सब्सिडीज देना, तो उसको ये मना करता है कि आप सब्सिडीज मत दीजिए। लेकिन कुछ कुछ चीजों में रिलैक्सेशन दे रखा है इस एग्रीमेंट के अंदर भी। उन्होंने बोला कि देखो, आप डोमेस्टिक सब्सिडीज दीजिए, बट हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो पहला होगा ग्रीन बॉक्स, दूसरा होगा ब्लू बॉक्स, एंड थर्ड वन इज एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर आप फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दे सकते हो, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये होता है ग्रीन बॉक्स में सब्सिडीज देना, मतलब आप फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दे दो, ठीक है। अब ब्लू बॉक्स के अंदर होता है कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कि भैया आपने कोई, जैसे अभी प्रधानमंत्री वो था ना, प्रधानमंत्री वाला, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग दी स्कीम, योजना, नेम ऑफ द योजना, दैट इज मिनिमम जो पैसा मिलेगा साल का 6,000 रुपए मिलेगा, 2,000 रुपए आपको बेसिकली क्वार्टरली मिलता है, वो उस चीज को लेकर, है ना। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द नेम ऑफ द योजना, अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो या, सो दैट विल कम अंडर दी ब्लू बॉक्स, क्योंकि वो डायरेक्टली पेमेंट है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, एंड ये दोनों अलाउड हैं इस एग्रीमेंट के अंडर। बट जो एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स बोलता है कि आप प्राइस सपोर्ट नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं किसी ने कोई क्रॉप उगाई और उसको प्राइस सपोर्ट दे रहे हो, एंड दीज टाइप्स ऑफ सब्सिडीज विल कम अंडर द एम्बर बॉक्स, और एम्बर बॉक्स अलाउड नहीं है इस एग्रीमेंट के अंदर। ये चीज ऑथर ने बताया कि अगर ऑथर का सिंपल सा कहना है कि गवर्नमेंट अगर लॉ बना देती है, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन बना देती है MSP को लेकर, तो इंडिया
एज अ सिग्नेटरी टू द WTO एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का वॉयलेशन करेगा। ये चीज बताया गया। फिर ऑथर ने ये भी बताया कि देखो हाँ, इसका एक लूप होल भी है, वो है पीस क्लॉज। आप पीस क्लॉज साइन कर दीजिए। पीस क्लॉज से होता क्या है, मतलब पीस क्लॉज का मतलब कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, हम एम्बर बॉक्स के अंदर सब्सिडीज दे रहे हैं, बट हाँ, अब ये सब्सिडीज जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी अदर कंट्रीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। ये चीज बताएगी। और पीस क्लॉज जो है वो लीगल चैलेंजेस को भी फोरबिड करता है, रोकता है ना। और पीस क्लॉज तब साइन होगा जब मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आकर इस बात पे एग्री करेंगी। आप अकेले ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई आप अकेले कंट्री हो और आपने पीस क्लॉज साइन कर दिया, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में लेके आना पड़ेगा और ये इस चीज पे डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम पीडीएस के थ्रू और इन सब के थ्रू हम लोग फ्री राशन या ये सारी चीजें देंगे, ये चीज बताएगी। देन यहां पर फिर आगे चल के यही डिस्कस किया कि कंट्रीज कम्स अंडर द ऑब्लिगेशन टू नोटिफाई WTO, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनका ऑब्लिगेशन होता है कि भाई WTO को बताएं कि हम किस चीज पे कितनी सब्सिडीज दे रहे हैं। फिर ऑथर ने आगे चल के ये भी बताया कि कुछ और अदर अल्टरनेटिव्स भी हैं। एंड अदर अल्टरनेटिव्स क्या हैं कि आप प्राइस बेस्ड सपोज दे दो, सप्लीमेंट प्राइस बेस्ड सपोज दे दो आप, ये चीज उन्होंने बोली। ठीक है, आप इनकम बेस्ड सपोर्ट पॉलिसी मत दो, आप प्राइस बेस्ड सपोर्ट पॉलिसी दे दो। सॉरी, मतलब प्राइस बेस्ड सपोर्ट तो बेसिकली MSP हो गया। अब प्राइस बेस्ड सपोर्ट मत दीजिए, आप इनकम बेस्ड सपोर्ट दे दीजिए। मतलब वो ब्लू बॉक्स में आ जाएगा, तो ब्लू बॉक्स वाली सब्सिडी आप दे दो या ग्रीन बॉक्स वाली आप सब्सिडी दे दो, इनकम सपोर्ट दे दो। बट एम्बर बॉक्स के अंदर जो है प्राइस बेस्ड सपोर्ट वो मत दो। ये चीज ऑथर ने मना करी है। मूविंग फर्दर, दैट इज अबाउट द रॉन्ग फोरम। एंड ये जो है, ये एडिटोरियल जो लिखा गया, ये बताया गया कि भाई इंडिया ने जो नेगेटिव वोट डाला, जो नाइजीर ने रेजोल्यूशन पास किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि प्रेसिडेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो प्रेसिडेंट है, नाइजीर प्रेसिडेंट है ना। तो उसने बोला कि क्लाइमेट चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो टेररिज्म से रिलेटेड है, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है, ये सब्जेक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला जाना चाहिए, फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से हटकर। इस चीज को लेकर सिर्फ कुछ नेशंस ने ही उनका फेवर किया, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द नेशन ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट डाला। अब इसके पीछे है क्या, ऑथर का ये कहना था कि रेजोल्यूशन बना क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि क्यों ये रेजोल्यूशन बनाया गया। तो रेजोल्यूशन बनने का जो मेन रीजन था वो यही था कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है बहुत स्लो पेस से काम करती है। कब से क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई रिजिड स्टेप्स नहीं लिए गए, कोई फास्टर स्टेप्स नहीं लिए गए। लेकिन अगर ये चीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चली जाए तो फास्टर स्टेप्स लिए जाएंगे। दैट्स द ओनली रीजन कि क्लाइमेट चेंज को बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एम्बिट में डाल रहे थे। फिर ऑथर ने इस चीज को रिटेलिएट किया। उन्होंने पहला पॉइंट बताया, उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि देखो, क्लाइमेट चेंज जो है हर नेशन के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव रखता है। किसी के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड है, किसी के लिए सिक्योरिटी से रिलेटेड है, किसी के लिए किसी अदर पर्पस के लिए अदर पर्पस से रिलेटेड है। आप क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को सिक्योरिटी पर्पस से अकेला नहीं बोल सकते। इंडिया के लिए भाई देखा जाए तो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए है, अदर कंट्री के लिए हो सकता है कि भाई वो ग्रीन इकोनॉमी के लिए हो, हाँ किसी और कंट्री के लिए हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जो क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है वो सबके लिए सिक्योरिटी पर्पस है, ये चीज गलत है। तो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये सब्जेक्ट लेके नहीं जा सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि हाँ जरूर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है बहुत स्लो पेस से काम करती है, हाँ, तो हमें उसको फास्ट पेस बनाना है ना, हम उसको फास्ट पेस बनाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर ये क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट जो है वो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला जाएगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और वो 5 कंट्रीज ही क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन करेंगी। और देखा जाए तो अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में सबका कंट्री का से होता है, सारी कंट्री का से है, इंक्लूडिंग डेवलप कंट्री, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री सबका। फिर वो से हट जाएगा, सिर्फ वो 5 कंट्रीज के पास से रह जाएगा, कोई भी वीटो लगा सकता है। और मेन पॉइंट जो ऑथर ने बोला, उन्होंने ये बोला कि भैया आप खुद सोचो,
डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला जाता है कि भाई इतना इमिट करिए, इससे ज्यादा इमिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्लिगेशन को फुलफिल करिए। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो खुद ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर्स हैं वो वन ऑफ द मेजर पोल्यूटर्स हैं, वन ऑफ द मेजर इमिटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। क्योंकि यूएस है, फ्रांस है, आपका जर्मनी है, यूएस है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, एंड देयर इज अनदर कंट्री, if I'm not wrong, I'm just forgetting the name of the fifth country right now. So I don't know. I just forgot. So some European countries, I think so. कोई यूरोपियन कंट्री ही है जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। या सो वन इज यूएस, द अनदर वन इज आपका रशिया, देन फ्रांस, यूके एंड चाइना। या हो गए। सो आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ आई फॉरगेट द नेम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम। मूविंग फर्दर, सो ये वाला ट्यूटोरियल आपको खुद पढ़ना है ना। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिकली नहीं आपको डिस्कशन कर रहे हैं, बट हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया संतोष हेगड़े कमेटी वाला, उन्होंने बताया था कि भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है मणिपुर को लेकर और आसपा को हटा देना चाहिए, उसको लेकर बताया गया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है खुद, हमने पढ़ा है आसपास रिलेटेड बहुत सारी चीजें। चलो मूविंग फर्दर। सो आज से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो यूनियंस हैं वो 2 दिन की स्ट्राइक पर है। क्यों? क्योंकि देयर इज स्पेकुलेशन कि एक बिल प्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, एंड इस बिल के अंडर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो कम कर रही है। तो इस चीज को लेकर जो एम्प्लॉइज हैं और जो यूनियंस है, बैंक यूनियंस है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, एंड दैट इज अबाउट द सीडीएस, न्यू सीडीएस। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि एक नए सीडीएस की खोज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और एक नया सीडीएस बना दिया जाएगा बहुत जल्द ही, क्योंकि एक हायर लेवल पर इंडियन आर्म फोर्सेस में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्योंकि सीडीएस बनाने का मेन पर्पस क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है। सीडीएस बनाने का मेन पर्पस ये था कि जब भी कोई वॉर लड़ी जाती तो इंडियन आर्मी अलग है, इंडियन एयरफोर्स अलग है, इंडियन नेवी अलग है। अब इन तीनों फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक पर्सन चाहिए, वो कोई था नहीं। तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया, उनकी गवर्नमेंट के दिमाग में आया, उन्होंने सीडीएस बना दिया। सीडीएस का काम सिंपल सा है कि इन तीनों आर्म फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन साथ में लेके आना। अगर आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत है तो वो एयरफोर्स को डायरेक्शन देगा। ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कि कैबिनेट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है कि वो जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज है वो 18 से 21 कर देगा फास्ट। तो मतलब अभी हो सकता है कि सेशन में ही बिल प्रेजेंट हो जाए, आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, जो कि 2006 का तो एक्ट है, और आपका 2000 अब अमेंडमेंट आ जाएगा 2021 का। तो हो जाएगा कि भाई पहले वुमेन की एज, पहले गर्ल्स की एज 18 हुआ करती थी मिनिमम एज शादी के लिए, अब 21 हो जाएगी। मूविंग फर्दर, सो ऑफिशियल्स का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन, मोदी और जी जिनपिंग की मीटिंग हो सकती है बहुत जल्द। एंड दीज तीनों कंट्रीज के जो लीडर्स की जो मीटिंग है ये आफ्टर सॉरी बिफोर क्लैश हुई थी, मतलब हो सकता देर आर मतलब सॉरी इन तीनों लीडर्स की जो पहले मीटिंग हुई थी वो बेसिकली आपके गलवान क्लैश के पहले हुई थी। गलवान क्लैश के बाद अब इन तीनों की पहली मीटिंग होने वाली है। लेट्स सी क्या डिस्कशन होता है इस पर। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वानियार कम्युनिटी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन की बात थी उसको हम लोग हियरिंग 15 फरवरी और 16 फरवरी को सुनने वाले हैं। ये चीज उन्होंने बोल दिया है, ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी है। मूविंग फर्दर, सो ई श्रीधरन, जिसको मेट्रो मैन बोला जाता है, एंड ही इज फ्रॉम केरला, है ना। उन्हें दिल्ली मेट्रो बनाने का सबसे बड़ा जो मेन श्रेय है वो ई श्रीधरन को जाता है। सो वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, बट फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ही विल क्विट द एक्टिव पॉलिटिक्स, एंड उन्होंने ये भी बोला है कि बीजेपी का देयर आर नो चांस कि वो केरला में अपना डोमिनेंस या अपनी कभी कब गवर्नमेंट लेके आए, अपोजिशन में भी नहीं आ सकती। उनका ये कहना है बीजेपी का कि बीजेपी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती।
मूविंग फर्दर, सो फाइनली इंडिया ने 50 इयर्स मार्क किए हैं फॉर द 1971 वॉर को। सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि ट्रिब्यूट पे किया है टू ऑल दी आर्मी पर्सनल्स, टू ऑल दी गोरिल्ला गोरिल्लाज गोरिल्लाज मैन ऑफ द मुक्ति बहानी, कि उन्होंने जो अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो एक जज थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, याद करो, है ना, एडिशनल जज बनी थी। तो बेसिकली एडिशनल में टेम्परेरी जज होते हैं वो लोग। तो उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अंडर दी पॉक्सो। उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने फाइनल रिजेक्ट कर दिया कि हम उनको परमानेंट जज नहीं बनाएंगे। ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो यूएस देखा जाए तो दो वेरिएंट फेस कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो फर्स्ट वन इज ओमिक्रॉन वेरिएंट, अनदर वन ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट के केसेस ऑलरेडी सर्च पे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सो यूएस ने फिर से सैंक्शंस इंपोज कर दिए चाइना के ऊपर। इस बार बेसिकली सैंक्शंस बायोटेक फर्म्स पे किए हैं, क्योंकि चाइना अब्यूज कर रही है उइगर मुस्लिम्स के ऊपर। एंड कल फ्रांस की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ रियूटर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने बताया कि इन द ईयर 2021 अराउंड 488 जर्नलिस्ट को जेल भेजा गया और 46 जर्नलिस्ट की डेथ हो गई, उनको मार दिया गया इन दिस ईयर। तो ये बताता है कि कैसे जो यूनिवर्सल राइट है या ह्यूमन राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कैसे कर्टेल किया जा रहा है। मूविंग फर्दर, और इंडिया जो है ना, इंडिया इज अमंग दी मोस्ट डेंजरस नेशन। उन्होंने 4 जर्नलिस्ट की डेथ हुई है इंडिया में। मूविंग फर्दर, स्पोर्ट्स न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।